जोहार। अरे वाह, आज रौरेमान मोर से पहले चल आला। ई खुशी में आज किसना रौरेमान के एक गीत सुनावी। धन धन रे धन हमर किसान भाई मन, किसान भाई मन हमर किसान बहिन मन। जोहार जोहार जोहार। आज करी अंक में रौरे मन ले हम लेके आए बहुत बेस जानकारी है नहीं। ऊपर से पहले रौरे मन देखू खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट के निर्माण के लिए दिए जाते हैं 50% अनुदान। हरे चारे में बेहतर है बरसीम और जई। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक और राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में वृद्धि भी हो रही है। किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा चलाई जा रही वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में प्रति यूनिट के निर्माण पर जैसे पक्का वर्मी बेड 75 घन फीट की क्षमता वाला यूनिट के लिए 3000 और HDPI वर्मी बेड 96 घन फीट की क्षमता वाले यूनिट के लिए 5000 की अधिकतम अनुदान राशि या निर्माण की 50% राशि लाभुकों को दी जाएगी। किसान भाई वर्मी बेड के निर्माण के लिए आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। दुधारू पशुओं द्वारा बेहतर दूध उत्पादन निर्भर करता है उनके खान पान पर। पशु चिकित्सकों के अनुसार हरा चारा दुधारू पशुओं के लिए उत्तम आहार होता है और हरे चारे में बरसीम और जई बेहतर चारा माना गया है। पशुपालक इन चारा फसलों की खेती कर लाभान्वित हो सकते हैं। अभी किसान पालकों को जो दुधारू पशु रखे हुए हैं उनको सलाह दी जाती है कि अभी समय है अपने दुधारू पशुओं को अच्छी चारा देने के लिए बरसीम और जई का नज़दीक के बैफ के सेंटर या दुकान से आप बीजा लेके लगा लें। इससे आपके पशुओं को दूध उत्पादन काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान आने वाले फरवरी महीने में पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन बुआई कर सकते हैं। पत्ता गोभी की अच्छी उपज पाने के लिए किसान इसके उन्नत प्रभेदों में गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया और पूसा ड्रम हेड लगा सकते हैं। गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया और पूसा ड्रम हेड, ये नाम है पत्ता गोभी के उन्नत प्रभेदों के। फरवरी से मार्च तक इन प्रभेदों के बीज गिराकर बिचड़ा तैयार कर मार्च से अप्रैल तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। उचित मात्रा में उर्वरक प्रयोग और सिंचाई निकाई इत्यादि कृषि कार्यों को समयानुसार करके प्रति हेक्टेयर लगभग 200 से 250 क्विंटल पत्ता गोभी प्राप्त किया जा सकता है। टमाटर के पौधों में फल लगने के वजन के कारण पौधे झुक जाते हैं और फल जमीन से छूने लगते हैं, जिस कारण कई प्रकार के मिट्टी जनित रोग टमाटर में लगने की संभावना होती है। आज के बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं इस समस्या से बचने के उपाय। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो एक निश्चित रूप से आप उसमें सहारा देना मत भूलिएगा। सहारा देने से आपके टमाटर बहुत ही चमकीला और अच्छा मिलेगा और बहुत सारी बीमारियां जो कि ज़मीन में फल के छू जाने से हो जाती हैं, जब आप सिंचाई करते हैं अगर फल ज़मीन पे स्पर्श करता है तो उस समय अपने आप बहुत सारी बीमारियां आती हैं, पूरा फल सड़ जाता है। तो जब भी टमाटर की खेती करें उसमें सहारा देना कदापि न भूलें, इससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों में दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसल पर छिड़काव हाथों द्वारा करने पर बहुत तरह की समस्या आती है और दवा एक समान फसल पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा का एक समान छिड़काव पूरी फसल पर होता है और दवा बर्बाद भी नहीं होती और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से भी किसान का बचाव होता है। अब वक्त है एक सफल किसान से मिलने का, तो चलते हैं किसान के पास और लेते हैं जानकारी उनके सफलतम कृषि जीवन की। मैं पिगरी फार्म में सक्सेस फार्मर हूँ। मैं पिछले 5 साल से पिगरी फार्म करते आ रहा हूँ। हमारे पास TND नस्ल वेराइटी का शुगर है, जिसे हमने पिगरी फार्म में जिला स्तर से अवार्ड भी मिला मुझे। तो पिगरी फार्म में और भी आगे करना जा रहा हूँ और अन्य किसानों को भी इस पिगरी फार्म में जोड़ने का कार्य किया हूँ। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में कुछ प्रमुख अनाजों जैसे चावल, गेहूं और मक्का इत्यादि को छोड़कर दूसरे अन्य अनाजों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2240 रुपए से लेकर अधिकतम 3200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1850 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9600 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो खबरें खेती में रौरे मन देख ली, मंडी भाव, मौसम कर हाल और तकनीक कर बारे में एखन और बेस में ढेरे जानकारी है। मकील उकर पहले हम लेवा थी एक विराम और रौरे मन देखो ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। संदेश के बाद आप ग्रामीण भाई बहनों का इस अंक में फिर से स्वागत है। हाँ तो दीदी, आज का विशेष जानकारी लेकर आई हमारे किसान भाई बहन मिल ले। अरे किसान भैया, अरे हम बताते हैं ना। अरे हम अपने किसान भाइयों बहनों को आज गर्मा मूंग की खेती के बारे में जानकारी दिलवाते हैं। तो आइए इसकी और जानकारी के लिए आपको हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ जयंत कुमार लाल जी के पास,
जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। दलहनी फसलों की महत्ता खाद्यान्न फसलों में महत्वपूर्ण है और इसके खेती रखरखाव की जानकारी किसानों को अपने आय में वृद्धि का अच्छा जरिया बनाता है। आमतौर पर गेहूं फसल के बाद मूंग की खेती करना लाभदायक होता है। ज़्यादातर जनवरी माह में मूंग फसल की खेती हमें ज़्यादा पैदावार देती है, परंतु इसके लिए खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर प्राथमिकता की बात करें तो खेत का चुनाव, मिट्टी का चुनाव और बीज का चुनाव महत्वपूर्ण है। दलहनी फसलों में सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए खेत का चुनाव करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि हमारे खेत में नमी की मात्रा ज़्यादा ना हो, अन्यथा हमारे फसलों को बहुत नुकसान होता है। मूंग फसल के लिए खेत की 2 बार जुताई करना सही है। इसके बाद बीजों के चुनाव के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग की पूसा विशाल नामक किस्म, जो कि उच्च किस्म का प्रभेद है, जो झारखंड के जलवायु के लिए सही है। गर्मी मूंग के लिए खासकर मूंग की जो है एक पूसा विशाल, ये किस्म जो है खासकर हमारे झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है और ये बहुत ही सक्सेसफुल है। तो इस फसल का इसका आप चयन कीजिए। बीजों के चुनाव के बाद बीजोपचार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे हम अपने मूंग दाल के बीजों को बुआई से पहले ही उसे स्वस्थ बना देते हैं। बीजोपचार करने के 3 तरीके हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और तीसरा राइजोबियम कल्चर। आमतौर पर बीजों पर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग लाभदायक होता है। दलहनी फसल के बुआई के समय उर्वरकों का प्रयोग भी आवश्यक होता है और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग फसलों के बढ़वार में मदद करता है। आमतौर पर 20 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर बीज के बुआई के समय प्रयोग करना लाभदायक होता है। इसके अलावा खेत में जीवाणु खाद का प्रयोग भी हमारे फसलों को मिट्टी में स्वस्थ बनाए रखने और वृद्धि होने में मदद करते हैं। मूंग फसल कम दिन की फसल होती है और इसकी खेती अगर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा की जाए तो किसानों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। इसमें नाइट्रोजन अगर हम बात करें, नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 40 किलो और पोटास 20 किलो। ये जो मुख्य जो है, जब हम इसकी बुआई की तैयारी करेंगे उसी समय बुआई के समय में हम ये पूरी मात्रा खाद की डाल देंगे। और इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की बात है कि इसमें हम लोगों को जीवाणु खाद राइजोबियम कल्चर, जो खासकर मूंग के लिए बनाई जाती है, उससे इसका बीज का उपचार करें। तो उससे क्या होगा कि वो आगे जाके जो हम लोगों को जो टॉप ड्रेसिंग में जो नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है वो ना पड़ेगी। राइजोबियम कल्चर बीज उपचार की वह पद्धति है जिससे हम फसलों के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाते हैं। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो फसलों के जड़ में रहता है तथा यह हवा में मौजूद नाइट्रोजन को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता है, जिससे मिट्टी और फसल दोनों में नाइट्रोजन की मात्रा समान रूप से जाती है। आमतौर पर किसान खेतों में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है और सिंचाई के बाद यह पानी में घुल जाता है, मगर राइजोबियम जो कि कार्बनिक रूप में होता है, यह फसलों के बढ़वार में काफ़ी मदद करता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग से राइजोबियम खरीद सकते हैं। ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का गुण है कि वो फसल के जड़ में रहता है और जड़ में रह के हवा में जो हमारे पास 78% नाइट्रोजन जो उपलब्ध है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसको हम ना सांस ले सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं उसका, उस नाइट्रोजन को, उस नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन गैस है, उसको ये बैक्टीरिया अपने भोजन के लिए लेता है और उससे अपना भोजन तैयार करता है और अपनी जीविका संभालता है। और इसके साथ ही चूँकि वो बैक्टीरिया जो है तभी काम कर सकता है जब उसको जो है वो दलहनी फसल उपलब्ध होता है, उसका जड़ उपलब्ध होता है। उसके जड़ के बिना वो काम नहीं कर सकता है। तो चूँकि ये बैक्टीरिया उस दलहनी फसल के जड़ में रहता है, इसीलिए उसका जो उपयोग, जैसे ही वो बैक्टीरिया उपयोग करता है, वो दलहनी फसल भी उसका उपयोग करता है। ये कार्बनिक रूप में
हमारी मिट्टी में उपलब्ध होती है और कार्बनिक रूप में जो भी पोषक तत्व होती है उसकी कभी क्षय नहीं होती है, जिसके कारण ये जो है हमारी मिट्टी को जो है और अधिक उर्वरा शक्ति प्रदान करती है और अगले फसल में इसका बहुत उपयोग होता है। इसके साथ ही हम एक बात और किसान बंधु को बता दें कि ये चर्चा हुई तो आपके पास सवाल होगा कि ये हमको मिलेगा कहाँ से। तो इसका जो है मुख्य उत्पादन खासकर हमारे झारखंड राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग में इसका उत्पादन होता है और आप इसे चाहें तो ये 15 रुपये में एक पैकेट मिलता है, वो 100 ग्राम का पैकेट होता है जो करीब करीब आधा एकड़ के लिए उसका उपयोगी उसके लिए होता है, तो उसको आप वहाँ से आसानी से मंगवा सकते हैं। मूंग के बीज को लगभग 60 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में बुआई करने से किसानों को अच्छी उत्पादन प्राप्त होती है और वैज्ञानिक तकनीक अपनाकर सुदृढ़ तरीके से खेती कर सकते हैं। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा, उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। हाँ तो किशन भैया, आप कुछ पूछने वाले थे। ए दीदी, आज हम कुछ पूछो लो नखियो को डरमा करो, किसान भाई हो बिरजू महतो से पूछो। अरे किशन भैया, का पूछे हैं बिरजू भाई हमरे? बता थी भाई, हाँ कल तू आते तो बता थी वो पूछो न दीदी। हाँ। कि कटाई कर बाद फल और सब्जी कर परीक्षण कैसे करबो उकर बारे में दीदी। अच्छा हाँ तो बिरजू भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, तो आइए आपको इसकी और अधिक जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है कम लागत पर कटाई उपरांत फल एवं सब्जियों का परिरक्षण के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र दुमका के वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीमती सीमा सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। सीमा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने आपका विषय आज का विषय लिया है कि कटाई उपरांत कम लागत पर फल एवं सब्जियों का परिरक्षण करने के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे कृषक भाइयों को बताएं कि परिरक्षण का तात्पर्य क्या है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे राज्य में फल एवं सब्जियों का उत्पादन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन इसको ज़्यादा समय तक हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाते हैं साधन की कमी की वजह से। और फल और सब्जी जो है वो हमारे भोजन के संतुलित आहार के एक आवश्यक अंग हैं, और इस फल और सब्जी विटामिन और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में आहार को प्रदान करते हैं, तो इसलिए फल और सब्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है आहार के लिए। और फल और सब्जी जब ताज़ी होती है तो वो तोड़ने के बाद जीवित अवस्था में उसमें श्वसन और वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती रहती है, जिसकी वजह से शारीरिक और रासायनिक क्रिया की परिवर्तन के चलते वो जल्दी सड़ गल जाते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसे सुरक्षित रखने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन ये उपाय हैं जैसे डिब्बाबंदी, बर्फ़ में जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा, मशीनों द्वारा सुखाकर इत्यादि। लेकिन ये उपाय बहुत महंगे होते हैं, तो किसान इसे आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो कुछ भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा जो कम लागत पे सस्ते उपाय हैं जो किसान आसानी से कर सकते हैं, वैसे उपाय हैं जैसे कि रासायनिक घोल के द्वारा, खाद्य रसायनों के द्वारा इसे अपनाकर किसान आसानी से फल और सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं। खाद्य रसायन जैसे कि हुआ नमक, साधारण नमक जो हम लोग जिसका प्रयोग घर में करते हैं, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो इनका प्रयोग करके फल और सब्जी को
और रासायनिक घोल बनाकर फल और सब्जी को ज़्यादा दिन तक हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ सालों भर उठा सकते हैं। साधन नहीं होने की वजह से किसान उसे जब मौसम में अधिक पैदावार होता है तो सस्ते मूल्य पे बेचने को मजबूर होते हैं। तो ये कम लागत वाले जो सरल और सस्ते उपाय हैं, इन्हें अपनाकर किसान फल और सब्जियों का परिरक्षण सालों भर कर सकते हैं। रासायनिक घोल में फल और सब्जी का परिरक्षण के लिए घोल बनाते हैं। घोल बनाने के लिए सबसे पहले फल और सब्जी का चुनाव करते हैं। ऐसे फल और सब्जी जो ताज़ी और अच्छी हो, स्वस्थ हो, वैसे फल को लेते हैं। और जैसे कि फूल गोभी, मटर, गाजर, मूली, अदरक, पत्ता गोभी, फल में कच्चे आम, कच्चा पपीता, ये सब का चुनाव करते हैं और उन्हें छिल के काट लेते हैं और धो के अच्छी प्रकार से सुखा लेते हैं। उसके बाद जो घोल बनाने का सामग्री है, तो पानी पीने वाला ताज़ा स्वच्छ पानी लेते हैं और उसमें डालने के लिए अगर 1 लीटर ताज़ा पानी लेते हैं तो 30 ग्राम उसमें नमक, 8 मिलीलीटर ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 2 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डाल के एक घोल तैयार करते हैं और उसे स्टील के कलईदार स्टील के बर्तन में घोल को तैयार करते हैं और साफ़ सफ़ेद सूती कपड़ा से छान कर घोल को दूसरे किसी कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन में रख लेते हैं। और जो फल या सब्जी लिए हैं उसमें परिरक्षण के लिए उसे उसमें डालते हैं। मात्रा जो होगा सब्जी और घोल का, अगर सब्जी 1 किलो है तो घोल का मात्रा 1.5 गुना या 2 गुना होना चाहिए। जैसे अगर 1 किलो सब्जी है तो घोल 1.5 लीटर का बनाएंगे या 2 लीटर का बनाएंगे, ताकि उसमें अच्छी तरह से फल और सब्जी डूब जाए। और उसे फिर सब्जी को डाल के और ढक्कन से कस के बंद कर देंगे। उसे ठंडे स्थान पे रखते हैं जहाँ पे सूर्य का रोशनी नहीं पड़े। और इसकी जो उपयोगिता है वो ये है कि उसको 1 साल तक 6 महीने तक अगर कमरे के तापमान पे ठंडे जगह पे रखते हैं तो वो फल और सब्जी उसी प्रकार से सुरक्षित रहेगा। अगर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तापमान कम करके, तो साल भर से अधिक तक ये फल और सब्जी उसी प्रकार ताज़ा रहेगा। जब इसे उपयोग करना हो तो उस घोल से उसे निकाल कर और सलाद, चटनी, पकौड़ी इत्यादि बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं या सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसे उपयोग करने से पहले गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो घोल में जो अम्लीयता या खट्टापन आ जाता है तो उसे दूर करने के लिए गुनगुने पानी में डाल के 1 घंटा के लिए छोड़ देते हैं तो वो उसका साफ़ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको उपयोग कर सकते हैं। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिरक्षण करने के तरीके के बारे में तो आपने बता दिया। अब आप बताएं कि परिरक्षण करते समय किन किन सावधानियों पर हमारे कृषक बंधु ध्यान देंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। सावधानी हमें ये रखनी है कि जो बर्तन कांच के और या चीनी मिट्टी के जो बर्तन लेते हैं तो उसे गर्म पानी के घोल से साफ़ करके धूप में सुखा के तब उसका प्रयोग करेंगे। साथ में घोल में जो सब्जी का परिरक्षण कर रहे हैं तो एक बार प्रयोग करने के बाद अगर सब्जी निकालते हैं तो जो खाली जगह रहता है उसको फिर से नया घोल बना के और उस बर्तन को भर के फिर से दोबारा उसको परिरक्षित कर सकते हैं। और इसमें जो है जो खास विशेष बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसकी खास बात ये है कि ये बहुत ही सस्ते और सरल उपाय है, तो किसान इसे आसानी से कर सकते हैं। और इस उपाय को अपनाने के बाद किसान मजबूर नहीं होंगे कि मौसम में जब अधिक पैदावार होती है तो उस समय उसे बेचना है कम दाम पे, तो वैसे समय में इसे बेच सकते हैं जिस समय मौसम नहीं होने से उसकी अच्छी कीमत मिले। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो हमारे जो उपयोग करेंगे उनको भी फ़ायदा होगा। उन्हें कम कीमत पे, उचित कीमत पे फल और सब्जी उपलब्ध हो पाएंगे, सालों भर उपलब्ध हो सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी कटाई उपरांत कम लागत पर फल एवं सब्जियों का परिरक्षण करने के बारे में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैडम द्वारा बताई गई जानकारियों का आप लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार।
अरे किशन भैया, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो बता भिन। अरे हाँ भैया, हम बताएंगे। ये बताओ कि समय का होगा, उससे क्या बताओ। अरे किशन भैया, अब समय हो गया है हमरे अपने किसान भाई बहन से विदा लेने का। बिल्कुल सही। हाँ तो किसान भाई बहनों, अगर आप कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें पते पे लिख सकते हैं। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और हमारी पिन कोड संख्या है 834001। तो हाँ, और कृषि संबंधी कोनो तरह का जानकारी चाहिए तो रौरे में एकदम चिट्ठी लिखब है नहीं। और एक साथ रौरे में हम इनके विदा देव, कन्हैया के, कृष्णा के और दीदी के। का दीदी? बिल्कुल। जोहार।